आयरोस, आप ये ज़रूर सुनते होंगे कि समंदर में मौजूद इंटरनेट की तारों को शार्क ने नुकसान पहुंचा दिया है। इसकी वजह यह है कि 99% इंटरनेट कम्युनिकेशन समंदर में से गुजरने वाली तारों से होती है और ये तारें शार्क्स का पसंदीदा शिकार हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे समंदर के रास्ते हम तक इंटरनेट पहुंचता है। इस वक्त दुनिया में 493 एक्टिव या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन सबमेरिन केबल्स हैं। इनमें ब्लैक सी से गुजरती हुई आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान को मिलाने वाली 300 किलोमीटर लंबी केबल से लेकर वर्जीना बीच से अमेरिका को कनेक्ट करने वाली 6600 किलोमीटर लंबी केबल शामिल हैं। इन केबल्स को अगर आपस में मिलाया जाए तो इनकी लंबाई 1.3 मिलियन किलोमीटर बनती है। एक गार्डन होज जितनी मोटाई वाली इन ट्रांसओशियनिक केबल्स की मालियत 300 से 400 मिलियन डॉलर हो सकती है। इतनी महंगी केबल के ऊपर प्लास्टिक शीट से लेकर कॉपर वायरिंग तक होती है और इनसे ज़्यादा अहम थायोक्सीट्रॉफिक जेली होती है जो कि इस केबल को महफूज बनाती है। क्या आप जानते हैं ये केबल्स आम हालात में 100 GB पर सेकंड की रफ्तार से डाटा ट्रांसफ़र कर सकती हैं। वहीं पे अगर हम नई केबल्स की बात करें तो ये केबल्स 400 GB पर सेकंड की रफ्तार से डाटा ट्रांसफ़र कर सकेंगी। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि इन छोटी सी केबल्स में से इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ डाटा कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है। इस सवाल का जवाब डाटा रैंगलिंग की तकनीक है, जिसे हम डिस्टेंस वेवलेंथ मल्टीप्लेक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारे डाटा को एक रोशनी की वेवलेंथ में ट्रांसफ़र करने के बजाय रोशनी की मुख्तलिफ वेवलेंथ्स में ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि ये तेज़ी से ट्रैवल कर सकें। वहीं पे हर 70 से 100 किलोमीटर के बाद रिपीटर्स होते हैं। इन रिपीटर्स का काम सिग्नल्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना होता है। इन रिपीटर्स को करंट देने के लिए हम कॉपर वायरिंग इस्तेमाल करते हैं। ये कॉपर वायरिंग हज़ारों वोल्ट DC करंट अपने साथ ले जाती है। इन केबल्स को बचाने के लिए सबसे पहले सर्वे किया जाता है, जिसमें ऐसी जगहों से बचा जाता है जहाँ पे ज़्यादा ज़लज़ले आ सकते हों या फिर आतिशफ़िशां मौजूद हों, या फिर उन जगहों से भी बचा जाता है जहाँ पे मच्छरें ज़्यादा जाते हों, ताकि मुमकिना तौर पे इंसानी नुकसान से बचा जाए। वहीं पे तार कश्ती पे पड़े एक गोल सिलेंडर से 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से निकाली जाती है और अगर मौसम ख़राब हो तो तार को बचाने का प्लान भी मुलतवी कर दिया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि कुदरती आफात से केबल्स टूट गई हैं। ये काफ़ी कॉमन बात है। इनमें सबसे अहम वाक़या 2012 में आने वाला सैंडी समंदरी तूफ़ान है, जिसने ट्रांस अटलांटिक केबल्स को मुतासर करके इंटरनेट कम्युनिकेशन बंद कर दी थी। वहीं पे 2011 का फुकुशिमा जापान में आने वाला ज़लज़ला भी अहम है। इस ज़लज़ले की वजह से भी इंटरनेट कम्युनिकेशन बंद हो गई थी। ऐसे ही इंसानी सरगर्मियां इन केबल्स को नुकसान पहुंचाती हैं। वहीं पे अगर शार्क्स की बात करें तो समुद्री केबल को खाना उनका एक मुफीद मशगला है। 2014 में एक शार्क को गूगल की सबसी केबल खाते हुए भी पकड़ा गया था। यही वो शार्क हैं जो आपके इंटरनेट को अक्सर ख़राब करती हैं। अमरीकी हुकूमत अक्सर रूस और चीन पर इन केबल्स को ख़राब करने का इल्ज़ाम भी लगाती है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि इंटरनेट की इन केबल्स का असल मालिक कौन है। वैसे तो इन केबल्स के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स AT&T और चाइना टेलीकॉम हैं। वहीं पर गूगल और फेसबुक भी इन केबल्स में बड़ा शेयर रखते हैं। अगर हम बात करें एलन मस्क के स्टारलिंक नेटवर्क की, तो ये सैटेलाइट्स के ज़रिए चलने वाला निज़ाम दुनिया के उन इलाकों को इंटरनेट देने की कोशिश कर रहा है जहां पर फाइबर ऑप्टिक की सहूलत दस्तयाब नहीं है। वहीं पर बाकी की 99% कम्युनिकेशन इन्हीं सबमेरिन केबल से होती है, जिनको शार्क्स मज़े के साथ खाना पसंद करती हैं।